वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, इतने व्हाट्सएप पे एसएमएस आ गए कि मुझको अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने पर आपने मजबूर कर दिया, आपके कमेंट्स ने और आपके एसएमएस ने, आपके फ़ोन कॉल्स ने। और मैंने सोचा कि बिल्कुल इस पर आपको एक प्रकार से महासंग्राम रिवीजन क्लास इंग्लिश की देनी चाहिए। आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ना होगा। बहुत ही बारीकी के साथ एक-एक बिंदुओं को, एक-एक प्रश्नों को आपको समझाते हुए चलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस इसमें मैंने शामिल किए हैं जो पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं। इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स से बनने वाले बेहद ही इम्पोर्टेंट जो हैं, यानी जो 2024 और 25 की परीक्षा में आ सकने वाले प्रश्न हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। आइए एक-एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ आपको हिंदी भाषा में भी समझाते हुए आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हैं अभी-अभी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? चूँकि ये न्यू चैनल है आपका को करिकुलर मास्टर। बाकी आप लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट पर पढ़ ही रहे होंगे, वो आपका चैनल है और साथ ही साथ ये भी चैनल आपके लिए बनाया गया है ताकि आप एक प्रकार से अच्छे तरीके से चीज़ों को जान पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है? चलें। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। प्रश्न की फ्रॉम व्हॉम डिड बेकन बोरो द फॉर्म्स ऑफ एसे, यानी कि बेकन ने निबंध की विधा किससे उधार ली थी, ठीक है? यानी फॉर्म्स ऑफ एसे जो था, निबंध की जो विधा थी, वो बेकन ने किससे एक प्रकार से उधार ली थी, इसको बताएं। बेकन ने निबंध की विधा किससे उधार ली थी? तो बेकन बोरोब्ड बैरोब्ड द फॉर्म ऑफ एसे फ्रॉम मोंटेग्ने। मोंटेग्ने से एक प्रकार से इन्होंने क्या करा था, मोंटेग्ने से उधार लिया था बेकन ने निबंध का रूप या निबंध की विधा जो है, ठीक है? निबंध के फॉर्म जो है, इन्होंने एक प्रकार से मोंटेग्ने से क्या ली थी, मोंटेग्ने से उधार लिया था बेकन ने निबंध की विधा को। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि फ्रॉम whom डिड बेकन बैरो द फेमस ऑफ यसे, यानी कि बेकन ने निबंध की विधा किससे उधार ली थी, ठीक है? सॉरी, फॉर्म्स ऑफ यसे किससे उधार ली थी? तो बेकन ने निबंध का रूप जो है वो किससे लिया था? मोंटेगने से उधार लिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। नेम अ प्रोज पोएट ऑफ द एज ऑफ मिल्टन। आपसे पूछ रहा है कि मिल्टन, यानी कि नेम ऑफ प्रोज पोएट ऑफ द एज ऑफ मिल्टन, यानी मिल्टन युग के, जब मिल्टन का समय चल रहा था उस समय के एक गद्य कवि का नाम लिखिए। मिल्टन एज का या मिल्टन के युग का किसी एक प्रोज पोएट का नाम या एक गद्य लेखक का नाम लिखिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो इन द एज ऑफ मिल्टन, मिल्टन के युग में खास करके जेरेमी टॉयलर नाम के एक गद्य कवि हैं जो कि एक प्रकार से प्रोज पोएट लिखा करते थे, गद्य काव्य लिखा करते थे। कौन? जेरेमी टॉयलर, ठीक है? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, ये लेक्चर जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के लिए और लिखित टाइप की परीक्षाओं के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोग, चाहे गद्य मतलब कि आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो रही हो चाहे लिखित हो रही, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गिव द नेम ऑफ अ बायोग्राफी रिटन बाई इजाक वाल्टन। आपसे कह रहा है कि इजाक वाल्टन के द्वारा लिखित जीवनी का क्या नाम है? तो इजाक वाल्टन ने एक जीवनी लिखी थी, उसका क्या नाम था? लाइफ्स इज अ बायोग्राफी रिटन बाई इजाक वाल्टन, यानी कि लाइफ्स नाम की एक जो है जीवनी लिखी थी, किसने? वाल्टन महोदय ने, इजाक वाल्टन ने बेसिकली लिखी थी। इनका पूरा नाम क्या था? इजाक वाल्टन। इन्होंने क्या थी? एक बायोग्राफी लिखी थी। बायोग्राफी माने होता है जीवनी, ठीक है? ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो होती है आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी जो कवि मतलब जो लेखक होता है वो खुद के बारे में लिखता है, अपने बारे में लिखता है। लेकिन जो बायोग्राफी होती है उसको जीवनी कहते हैं। तो जो बायोग्राफी होती है वो एक लेखक किसी फेमस पर्सनालिटी पर लिखता है। अब वो फेमस पर्सनालिटी कोई राजनेता हो सकता है, कोई पोएट हो सकता है, कोई एक प्रकार से बहुत ही फेमस व्यक्ति हो सकता है। जैसे बागेश्वर बाबा इस समय बड़े फेमस हैं, उनकी जीवनी लिख दे कोई, मोदी जी की कोई जीवनी लिख दे कोई लेखक, ठीक है? ऐसे ही प्रेमानंद जी की कोई जीवनी लिख दे, या जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी एक प्रकार से कोई जीवनी लिख दे कोई लेखक, उनको लगता है कि हाँ इस व्यक्ति की जीवनी से लोग प्रभावित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो उसको लिख देते हैं। क्लियर? तो बायोग्राफी किसने लिखा था? इजाक वाल्टन ने। कौन सी? लाइव्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप लोगों की कहने पर मैंने ये वीडियो लेक्चर लाया है, तो आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को इतना फैला दो कि सभी लोग एक प्रकार से इससे लाभान्वित हो पाएँ, और वीडियो को इतना लाइक करो भाई कि एक प्रकार से यह वीडियो तो ट्रेंडिंग में जाए कुछ ना कुछ मात्रा में, व्यूज़ वगैरह आप लोग इस पे बढ़वाओ। अगर आप लोगों ने इस पर एक प्रकार से अच्छे तरीके से इसको शेयर किया, वीडियो को लाइक किया, कमेंट्स अच्छे खासे आपने किए, तो आपके लिए मैं और भी वीडियोज़ इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो अंग्रेजी की प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? अंग्रेजी की वीडियोज़ में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि इंग्लिश मुझे आती नहीं थी पहले, लेकिन आप लोगों के कहने के लिए, मतलब आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं इंग्लिश लगातार पढ़ रहा हूँ, ठीक है? इंग्लिश के पहलुओं को समझ रहा हूँ, धीरे-धीरे करके। अभी मैं इंग्लिश का मास्टर हूँ नहीं, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। मैं आपको बस समझा रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बहुत आपसे बेहतर ज़रूर जान पा रहा हूँ मैं, उसी वजह से आपके समक्ष हूँ, ठीक है? तो आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर बहुत करें इसको, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, हू इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज? यानी कि आपसे कह रहा है कि अंग्रेज़ी जो निबंध हैं, जो इंग्लिश एसेज हैं, उनके फादर कौन हैं, उनके जनक कौन हैं? यानी कि अंग्रेज़ी निबंधों के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? हू इज़ नोन एज़, यानी किसको जाना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज? इंग्लिश के पिता के रूप में, इंग्लिश के जनक के रूप में, ठीक है? तो आंसर क्या लिखेंगे? बेकन्स इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। बेकन को जाना जाता है किसके नाम से? बेकन अंग्रेजी निबंधों के जनक माने जाते हैं, या बेकन को अंग्रेजी निबंधों का जनक कहा जाता है, ठीक है? सब नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है? देखें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू? पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दृष्टिकोण जिसको कहते हैं हिंदी में, दृष्टिकोण, ठीक है? उसी को अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कहता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी एग्जाम के या परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी अगर देखें परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू? दृष्टिकोण क्या है? The point of view in a story refers to the position of the narrator in relation to the story. यानी सिंपल शब्दों में अगर कहें तो दृष्टिकोण जो होता है कहानी में, अगर देखें द पॉइंट ऑफ व्यू इन अ स्टोरी, एक कहानी में दृष्टिकोण जो होता है, कहानी में दृष्टिकोण जो होता है, द पोजीशन ऑफ द नरेटर इन रिलेशन टू द स्टोरी, यानी कि कहानी के संबंध में कथावाचक की स्थिति को एक प्रकार से दर्शाता है, दिखाता है, ठीक है? जो एक प्रकार से कथावाचक होता है उसको नरेटर कहते हैं। तो नरेटर की एक प्रकार से जो स्थिति होती है, कथावाचक की स्थिति जो होती है कहानी के संबंध में, उसी स्थिति को दिखाने का काम पॉइंट ऑफ व्यू करता है कि किसी लेखक की, किसी कहानीकार की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, ठीक है? उसी को दिखाने का काम पॉइंट ऑफ व्यू करता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए, इफ द नरेटर इज अ पार्टिसिपेंट इन द स्टोरी, यानी कि जो है कथावाचक जो होता है वो कहानी में भागीदार है। कैसा है? वो पार्टिसिपेंट करता है, कहानी में एक भागीदार है। इट इज़ मोर लाइकली दैट द पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी फर्स्ट पर्सन, यानी कि कहानी में भागीदार के साथ-साथ या तो यह अधिक संभावना है कि दृष्टिकोण प्रथम व्यक्ति होगा, ठीक है? यानी अगर कहानी में एक प्रकार से कथाकार स्वयं भी शामिल है, तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि अधिक संभावना होगी कि पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो प्रथम व्यक्ति होगा। क्योंकि बिकॉज़ एज़ द नरेटर इज़ फर्स्ट पर्सन, एज़ अ नरेटर इज़ वाइटसनिंग, विटनेसिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द इवेंट्स एंड अदर कैरेक्टर्स फर्स्ट हैंड। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो कहानीकार होता है अगर वह भी कहानी में शामिल हुआ, यानी कहानी अगर मैं शैली में हुई, कथावाचक भी उसमें शामिल है, कथावाचक भी कहानी में भागीदार है, तो यह अधिक संभावना होती है कि दृष्टिकोण जो होगा वो प्रथम व्यक्ति होगा, क्योंकि कथावाचक घटनाओं और पात्रों को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा होता है और ऐसे में और उनसे बातचीत कर रहा होता है। जो कहानी के अलग अलग पात्र होते हैं उनसे कथावाचक आप मतलब खुद बात कर रहा होता है। जैसे आप हिंदी कहानी में देखेंगे तो रोज कहानी एक है, ठीक है? रोज कहानी जो
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन ने लिखी है, उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें मैं शैली अपनाई गई है। यानी कहीं बहुत सारी कहानियों में कथावाचक स्वयं अपने आप को इंक्लूड करके चीज़ों को बताता है, तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ व्यू का लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है व्हाट इज पर्सनल यस्से। 2022 में क्वेश्चन से भी पूछा गया था। पर्सनल यस्से क्या है, यानी व्यक्तिगत निबंध जिसको आप कह सकते हैं, उसी को पर्सनल यस्से कहते हैं अंग्रेजी में, व्यक्तिगत यस्से या व्यक्तिगत निबंध। तो लिखेंगे क्या कि द यस्से दैट रिवील्स द राइटर्स ओन पर्सनालिटी इज नोन एज पर्सनल यस्से, यानी कि वह निबंध, द यस्से दैट रिवील्स द राइटर्स ओन पर्सनालिटी इज नोन एज पर्सनल यस्से, यानी वह निबंध जो लेखक के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करता है वही व्यक्तिगत निबंध कहलाता है। मतलब कि वही एक प्रकार से नोन एज क्या, पर्सनल यस्से, वही क्या कहलाता है, वही एक प्रकार से व्यक्तिगत यस्से कहलाता है। इट इज आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव यस्से, इसको एक प्रकार से आप व्यक्तिपरक निबंध भी कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव यस्से भी कहते हैं या व्यक्तिनिष्ठ एक प्रकार से निबंध भी कहते हैं, या एक प्रकार से इसको आप व्यक्तिपरक निबंध भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इट इज आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव यस्से, यानी सब्जेक्टिव यस्से एंड जो एक प्रकार से पर्सनल यस्से होता है, दोनों इक्वल एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स को एक प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पर्सनल यस्से के बारे में आप लिख सकते थे। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर आपका हो जाता। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई थीम, यानी कि थीम मतलब समझते हैं ना, थीम क्या होती है, थीम होता है विषय, किसी कहानी का विषय क्या है। ठीक है, वही थीम होती है। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई थीम, यानी थीम को आप कैसे, या विषय की पहचान आप कैसे करते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया कि विषय की पहचान आप किसी कहानी में, किसी रचना में कैसे करते हैं। तो द आइडिया ऑफ द आइडिया द राइटर विशेष टू कन्वे about the subject, the writer's view of the world or a revelation about human nature, यानी कि जो लेखक होता है, लेखक विषय के बारे में जो विचार व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, लेखक जो एक प्रकार से विचार जो व्यक्त करना चाहता है, ठीक है, लेखक का दुनिया के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या दृष्टिकोण है उसका, पूरे के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और रिविलेशन अबाउट ह्यूमन नेचर, यानी उसका मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या एक प्रकार से योगदान है, क्या रहस्य उद्घाटन है, मनुष्यों का एक प्रकार से जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी है, उसको एक प्रकार से बताता है। टू आइडेंटिफाई द थीम, यानी कि यही सब एक प्रकार से कहानी में क्या करते हैं, यही सब एक प्रकार से थीम की पहचान करने के लिए एक प्रकार से होते हैं। बी श्योर दैट यू बी फर्स्ट आइडेंटिफाइड द स्टोरीज प्लॉट, यानी कि जो है आपको थीम की पहचान करने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि आप पहले कहानी के कथानक, कहानी के चरित्र, चित्रण, ठीक है, इन सभी का एक प्रकार से जो है द वे ऑफ द स्टोरी यूज करेक्टराइजेशन एंड द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आपको थीम की पहचान करनी है, तो उसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप पहले कहानी के कथानक, यानी जो कहानी की स्टोरी है, कहानी के चरित्र चित्रण के इस्तेमाल के तरीके और कहानी के प्राथमिक जो संघर्ष है उसकी आप पहचान कर लें। तब आप एक प्रकार से उसकी थीम को पहचान पाएंगे कि कहानी किस थीम पर जो है लिखी गई है, किस विषय पर लिखी गई है। जब आप इन चीज़ों को पहचानेंगे तभी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन अगला है व्हाई इज इमेजरी इम्पोर्टेंट, यानी कि कल्पना क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाई इज इमेजिनरी इम्पोर्टेंट या इमेजरी इम्पोर्टेंट, यानी कि जो प्रकार से कल्पना होती है, कल्पना बेसिकली इम्पोर्टेंट काव्यों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी रचना के लिए कल्पना का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्पना के धरातल पर ही रचनाएं आगे बढ़ती हैं। तो इमेजरी कैन मेक समथिंग अब्स्ट्रैक्ट, यानी कल्पना किसी अमूर्त चीज जैसे होती है। लाइक एन इमोशन, यानी इमोशन जैसे कि जो भावना होती है। और थेरी, यानी कि एक सिद्धांत भी हो सकती है, क्योंकि इमेजरी जो होती है ये एक प्रकार से दिखाई नहीं देती, ना इसको आप एक प्रकार से छू सकते हैं।
यानी डोंट टच एंड डोंट सीन, बस केवल आप इसको फीलिंग के द्वारा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक एन इमोशन यानी कि भावना, थियरी यानी प्रिंसिपल, सीम मोर सी मोर कंक्रीट एंड टेंगिबल टू द रीडर, यानी कि जो कल्पना होती किसी अमूर्त चीज जैसे कि भावना या सिद्धांत को पाठक के लिए अधिक ठोस और मूर्त बना सकती है, कंक्रीट बना सकती, मूर्त यानी उसको मूर्तता प्रदान कर सकती है। कल्पना के द्वारा ही एक प्रकार से कोई वस्तु या कोई कहानी या कोई चीज एक प्रकार से एक मूर्त धरातल में एक जो है अब्स्ट्रैक्ट चीज से एक प्रकार से एक मूर्त यानी अमूर्त से मूर्त में बन जाती है, इसको आप देख करके और छू करके महसूस कर सकते हैं। बाय यूजिंग इमेजरी, यानी कि एक प्रकार से कल्पना का उपयोग करके, कल्पना का प्रयोग करके राइटर्स कैन इवोक द फीलिंग दे वांट टू टॉक अबाउट इन दियर रीडर्स, यानी कि कल्पना का प्रयोग करके लेखक अपने पाठकों में वह भावना जगा सकते हैं, जगा सकते हैं जिसके बारे में वे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एंड बाई मेकिंग दियर रीडर्स फील, यानी कि एक प्रकार से और अपने पाठकों को महसूस करा करके, ठीक है, उनको फीलिंग दिलवा करके राइटर्स कैन आल्सो हेल्प रीडर्स कैन नॉट टू द मैसेज इन दियर वर्क, यानी कि लेखक पाठकों को अपने काम में संदेशों से जुड़ने में भी मदद करते हैं, ताकि एक प्रकार से लेखक जो हैं वो एक प्रकार से इमेजिनेशन के द्वारा या इमेजरी के द्वारा एक प्रकार से पाठक की जो है जो एक प्रकार से रुचि है उसको एक प्रकार से बढ़ाते हैं, साथ ही साथ उसको विचारों से अवगत करवाते हैं, और साथ ही साथ जिसके बारे में लेखक बताना चाह रहा होता है उसको और अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से बता करके अपना काम एक प्रकार से फिनिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन अगला आ चुका है भैया कि व्हाट इज जो है किन्सेथ मतलब कि काइंसेथेटिक इमेजरी, गिव एट लीस्ट आर एग्जाम्पल, यानी कि काइनेस्थेटिक जो इमेजरी होती है, काइनेस्थेटिक इमेजरी, ठीक है। तो काइनेस्थेटिक इमेजरी जो होती है ये क्या है, कम से कम यानी गिव एट लीस्ट आर एग्जाम्पल, कम से कम एक उदाहरण देकर के इसको समझाएं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, समझने का प्रयास करते हैं। Autobiography are a platform for well-known individual to share the poets of their lives in their own words. Memories are a format in which writers use their life experience in service of a longer theme or idea. कह रहा है कि आत्मकथा जो काइने स्थेटिक इमेजरी होती है, आत्मकथा प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए अपने जीवन के बारे में अपने शब्दों में बताने का एक माध्यम है आत्मकथा, ठीक है। जबकि जो संस्मरण होता है एक प्रारूप होता है, मेमोरीज आर फॉर्मेट इन, कैसी एक प्रकार से प्रारूप है, ये कैसा प्रारूप है महोदय, तो एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा प्रारूप है ये, which writers use their life experience in service of a longer theme और ideas, जिसके लेखक जिसमें क्या करते हैं, ऐसी आइडियाज़ है, ऐसी चीज़ है जिसमें लेखक अपने जीवन के अनुभव का उपयोग किसी बड़े विचार या बड़े विषय की सोच में किया करते हैं, संस्मरण वगैरह में, मेमोरीज में, ठीक है। आगे समझते हैं और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि एक जो है क्या वास्तव में जो है काइंसेथेटिक जो एक प्रकार से इमेजरी है ये क्या है। किनेस्थेसिया किनेस्थेसिया जो है किनेस्थेसिया इज अ टाइप ऑफ इमेजरी यूज्ड एज पोएटिक डिवाइस, यानी कि जो है किनेस्थेसिया जो है एक प्रकार की कल्पना होती है, एक प्रकार की इमेजरी होती है जिसका उपयोग काव्यात्मक उपकरण के रूप में किया जाता है, एक पोएटिक डिवाइस के रूप में किया जाता है। इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस द गिव्स अ फीलिंग ऑफ नेचुरल और फिजिकल मूवमेंट्स, यानी कि जो एक प्रकार से काव्यात्मक उपकरण होते हैं, जो पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, ये हमको क्या प्रदान करती हैं, जो एक प्रकार से ये उपकरण है जो प्राकृतिक या शारीरिक गति के रूप में एक प्रकार से हमको क्या करते हैं, क्रिया या जैसे कि दिल की धड़कन हो गई, नाड़ी या सांस की धड़कन हो गई, इनका एहसास करवाते हैं। फीलिंग्स ऑफ नेचुरल और फिजिकल मूवमेंट आर एक्शन सच एज हार्ट बीट, पल्स एंड ब्रीथिंग, यानी इन सभी के बारे में हमको जानकारी दिलवाते हैं, ठीक है। इट आल्सो रिफर्स टू कन्फ्लिक्ट एंड मोमेंट, यानी कि एक प्रकार से यह संघर्ष और गति को संदर्भित करता है। कौन, एक प्रकार से जो संघर्ष व्यक्ति का मतलब जो काइंस्थेटिक एक प्रकार से जो इमेजरी होती है, ठीक है,
काइनेस्थेटिक एनर्जी मतलब कि इमेजरी जो होती है, ये एक प्रकार से हमको जैसे नाड़ी की धड़कन हो गई, जो है सांस हो गई, पल्स रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गई, हार्ट बीट हो गया, इन सभी से परिचित करवाता है ये कब कैसे घटती बढ़ती, तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ें। इट आल्सो रिफर्स टू कन्फ्लिक्ट एंड मोमेंट, यानी कि ये संघर्ष और जो है गति को दिखाता है, संदर्भित करता है। कौन? किनेस्थेसिया एक इमेजरी होती है ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे समझने का प्रयास करते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज अ पोएटिक लिटरेरी डिवाइस, यानी कि एक प्रकार से इसका प्रयोग अधिकतर एक काव्यात्मक साहित्यिक उपकरण के रूप में किया जाता है, एक लिटरेरी डिवाइसेस के रूप में किया जाता है। व्हिच अ राइटर बिलीव्स टू इन incorporate and show motion of action in their writing for example। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो मोस्टली यूज होता है पोइटिक लिटरेरी डिवाइसेस के लिए किया जाता है, एक काव्यात्मक साहित्यिक उपकरण के रूप में किया जाता है, जिसके माध्यम से लेखक जो होता है, ठीक है, व्हिच राइटर बिलीव्स, जिसके माध्यम से लेखक जो होता है वो एक प्रकार से अपने लेखन की गति में, ठीक है, और उसके मोमेंट में, मोशन में, एक्शन में जो उसकी लिखने की गति होती है, लेखन का संचालन होता है, लेखन की क्रिया होती है, उसमें एक प्रकार से शामिल करता है इस चीज़ को और दिखाता है। क्या दिखाता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पहली बात तो राइटर इसमें क्या करता है, जो है वेटर वाटर गर्गलिंग ऑन द शोर, यानी कि जो किनारे पर जो कभी-कभी पानी लहरें आकर के पानी के टकराते हैं या जो कलकल ध्वनि होती है, वो एक प्रकार से कभी-कभी दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कि काइनेस्थेटिक इमेजरी का प्रयोग हम जैसे किनारे पर कलकल पानी मतलब करता पानी उसको दिखाना है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ-साथ वाटर लैपिंग इन द सी, यानी कि समुद्र में पानी जो लहर आती है या हिलता है पानी, इसके लिए भी एक प्रकार से हम इस प्रकार की इमेजरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन सी एनर्जी का, कौन सी इमेजरी का, या कौन सी एक प्रकार से जो है जो है कल्पना का, तो ये कल्पना होती है किनेस्थेसिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, व्हाट टोन इज यूज्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बहुत छोटी कहानी में किस लहजे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन से टोन का प्रयोग, टोन माने लहजा, तो व्हाट टोन इज यूज्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, यानी कि एक छोटी कहानी में, एक बहुत छोटी कहानी में किस लहजे का प्रयोग किया जाता है, एक लघु कथा जिसको आप कहते हैं। तो द टोन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि एक लघु कथा में या एक छोटी कहानी में एक प्रकार से उसका जो लहजा होता है, ठीक है, द टोन ऑफ यानी उसका लहजा किसका, शॉर्ट स्टोरी का, मे बी जो है मे बी इसमें एक प्रकार से लहजा जो होता है वो जो है स्टे मतलब हिस्टेरिकल होता है, ठीक है। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है आपका, जैसे व्यंग्यात्मक हो गया, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि पैसियोनेट हो गया, पैसियोनेट मतलब होता था भावुक, ठीक है। ऐसे ही जो है सरकास्टिक, ठीक है, मतलब कि ह्यूमनेरियस। कहने का मतलब ये है कि इन सभी प्रकार के लहजों का, यानी कि व्यंग्यात्मक, भाव मतलब कि भावुक, व्यंग्यात्मक या विनोदी टाइप का, या हंसना थोड़ा सा, ठीक है, इस टाइप के लहजे का प्रयोग एक छोटी कहानी में आप कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर इसको देखें तो इट कैन बी एनीथिंग, यानी इसके बारे में हम कुछ भी, मतलब कि ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बट द टोन द राइटर chooses in a reflection of his attitude or the attitude of his characters, यानी कि लेकिन जो लेखक होता है उसके द्वारा चुना गया लहजा उसके दृष्टिकोण या उसके पॉइंट ऑफ व्यू या उसके पात्रों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो कहानी में चल रहा होता है पात्र या जो करेक्टर होते हैं, उन करेक्टर के अकॉर्डिंग या उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही एक प्रकार से प्रतिबिंबित होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न अगला है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रोसिज्म। बताएं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रोसिज्म। एप्रोसिज्म के बारे में आपसे पूछ रहा है कि एप्रोसिज्म का मतलब होता है सूक्ति। सूक्तियां एक छोटी लाइन होती हैं या एक मुहावरे टाइप की होती हैं सूक्तियां।
तो एप्रोसिज्म क्या है? एप्रोसिज्म का क्या महत्व है आपसे पूछा रहा है, सूक्ति का क्या महत्व है? देखिए, द पर्पस ऑफ एन एप्रोसिज्म is to convey a message to people that is generally regarded as a universal moral or truth। यानी आपसे कह रहा है कि ये एक प्रकार से सूक्ति जो होती है, इसका पर्पस, द पर्पस ऑफ एन एप्रोसिज्म, यानी कि एक सूक्ति का या सूक्ति का एक प्रकार से उद्देश्य लोगों तक एक संदेश पहुंचाना होता है, अ मैसेज टू पीपल दैट इज जनरली रिगार्डेड एज अ यूनिवर्सल मोरल और ट्रूथ। यानी एक प्रकार से जिसमें आमतौर पर सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल यानी मोरल यानी नैतिकता और सत्य यानी ट्रुथ एक प्रकार से माना जाता है। यानी कि इसमें सूक्तियाँ जो होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, हर काल हर समय के लिए एक जैसी होती हैं। सूक्तियाँ आप देखते हैं बहुत सारे तमाम प्रकार के मुहावरे और सब कहे जाते हैं सूक्तियाँ, कि सूक्तियाँ एक ज्ञान होता है, एक ऐसी नॉलेज होती है जो एक प्रकार से सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होता है और मोरल होता है, नैतिक विचारों पर आधारित होता है और सत्य भी होता है। ठीक है। Therefore, when creating an aphorism, इसलिए सूक्ति बनाते समय इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर आइडियंस, यानी कि सूक्ति बनाते समय आपको यह ध्यान देना होता है कि एक प्रकार से उचित संदेश देने के लिए आपके जो पाठक हैं, आपके जो आइडियंस हैं, द पर्पज ऑफ योर राइटिंग इन ऑर्डर द कन्वे एन अप्रोसिएट मैसेज, यानी एक प्रकार से आपको अच्छा संदेश देने के लिए अपने पाठकों और अपने लेखन के उद्देश्य को पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से सूक्ति लिखना चाह रहे हैं। तो एक प्रकार सूक्तियाँ एक दो लाइन की होती हैं जो कि एक प्रकार से यूनिवर्सल होती हैं, फैक्ट होती हैं, जो एक प्रकार से सर्वकालिक होती हैं, सभी समय में एक प्रकार से चीज़ें एक होती हैं। जैसे यूनिवर्सल फैक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने सेकंड फॉर्म क्रिया की लगाई होगी, पास्ट इंडेफिनिट वगैरह में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं जिसमें एक प्रकार से क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है, ये एक बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये भी होती हैं सूक्तियाँ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मूड इन लिटरेचर? मूड बताएं, साहित्य में जो मूड होता है, मूड माने मनोदशा, कहते हैं आज मेरा मूड नहीं है, मूड, मूड एक प्रकार से मनोदशा, सिचुएशन, ठीक है, मानसिक स्थिति। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मूड इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य में या लिटरेचर में जो मनोदशा या मूड होता है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? लिखेंगे, द मूड क्रिएट्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स इन द आइडियंस एंड अलाउज फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द अनदर इज सेइंग। यानी कि यह जो मूड होता है, यह मूड दर्शकों में एक भावात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और लेखक जो कह रहा है उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग फॉर व्हाट द अनदर इज सेइंग, it may be relaxed and happy if a sunny beach is described। यानी कि यदि धूप वाले समुद्र तट का वर्णन किया गया है तो यह आरामदेह और खुशनुमा हो सकता है। ठीक है, या और टेंस एंड ग्रेटफुल, मतलब कि एंड फियरफुल इफ अ करेक्टर इज रनिंग फ्रॉम समथिंग इन द डार्क। यानी कि अगर एक प्रकार से यदि पात्र कोई अंधेरे में कोई चीज से भाग रहा है तो यह तनावपूर्ण और भयभीत हो सकता है। अंधेरे में अगर कोई चीज आप बताएं, कहानी में लिखें, यानी कहानी का एक प्रकार से मूड जो होता है, मनोदशा कैसी या किसी लेखक की या पाठक की बनानी है, ये लेखक पर डिपेंड करता है। लेखक एक प्रकार से अगर किसी को दौड़ा रहा होता है अंधेरे में तो आपको डर का महसूस होगा, तनावपूर्ण महसूस करेंगे आप। लेकिन अगर कोई धूप वाला एक प्रकार से चीज़ का वर्णन हो रहा है, समुद्र तट का वर्णन हो रहा है, अच्छी प्रकृति का वर्णन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका मूड जो होगा वो आरामदेह होगा, खुशनुमा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द यूज ऑफ एनालॉजी इन लिटरेचर? यानी आपसे कह रहा है कि एनालॉजी जो होता है ये एक प्रकार से इसका लिटरेचर में क्या यूज़ होता है, क्या उपयोग होता है? तो साहित्य में एनालॉजी का मतलब होता है, बेसिकली एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता या सादृश्य। ठीक है, तो साहित्य में सादृश्य का क्या उपयोग होता है या एनालॉजी का क्या उपयोग होता है? एन एनालॉजी इज अ लिटरेरी डिवाइस ऑफ्टन यूज्ड इन लिटरेचर एंड पोएट्री टू मेक कनेक्शंस बिटवीन फैमिलियर एंड अनफैमिलियर थिंग्स। यानी कि
जो सादृश्य होता है या जो एनालॉजी होती है, ये एक साहित्यिक उपकरण है, एक पोएटिक डिवाइस होती है, एक लिटरेरी डिवाइस होती है बेसिकली, ठीक है? पोएट्री डिवाइस नहीं बोल सकते, इसको आप लिटरेरी डिवाइस यानी साहित्यिक एक प्रकार से ये क्या होता है? एक साहित्यिक उपकरण है जिसका प्रयोग अक्सर साहित्य और कविता में परिचित और अपरिचित चीज़ों के बीच में संबंध बनाने के लिए, सजेस्ट अ डीपर सिग्निफिकेंस यानी गहन महत्व का सुझाव देने के लिए, और क्रिएट इमेजरी मतलब कि इमेजरी इन दियर जो है रीडर्स माइंड, यानी कि एक प्रकार से साथ ही साथ जो है यह जो है क्या करता है, पाठक के मन में कल्पना उत्पन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान, किसका? एनालॉजी का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाउ आर एंसेक्डोट यूज्ड इन लिटरेचर, यानी एक प्रकार एंसेक्डोट का मतलब होता है जो किस्से कहानियां होते हैं छोटे छोटे, वो एक प्रकार से इसमें शामिल, लिटरेचर में इनका क्या महत्व होता है, जो छोटे छोटे किस्से कहानियां जो छोटे छोटे प्रचलित होते हैं समाज वगैरह में, तो साहित्य में किस्से कहानियों का प्रयोग कैसे किया जाता है? हाउ आर जो है एनेक्डोट, ठीक है, बताएं। तो द एनेक्डोट इज अ स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, यानी कि किस्सा किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी सी कहानी होती है, बहुत छोटी सी कहानी, यूजली सर्विंग टू मेक द जो है लिसनर्स लाफ और पॉन्डर ओवर अ टॉपिक जनरली, यानी कि जो एक प्रकार से किस्सा होता है ये आमतौर पर श्रोताओं को हंसाने के लिए, जो श्रोता लोग होते हैं उनको आइडियंस होते हैं उनको हंसाने के लिए, या किसी विचार पर मतलब किसी विषय पर विचार प्रकट करने के लिए या विचार रखने के लिए अपने किस्से कहानियों का प्रयोग करते हैं लोग आमतौर पर जनरली, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, हाउ डज लॉन्ग फेलो डिस डिस्टिंग्विश ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम बायोग्राफी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी जो है, प्रश्न आपसे कर रहा है कि लॉन्ग फेलो आत्मकथा को जीवनी से किस प्रकार अलग करते हैं। लॉन्ग फेलो एक व्यक्ति हैं, वो आत्मकथा को किस प्रकार से जीवनी से अलग करते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से उसको डिफरेंस करते हैं दोनों के बीच में। ऑटोबायोग्राफी इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी होता है वो क्या होता है, आत्मकथा प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस। एंड बायोग्राफी आप सेकंड हैंड एक्सपीरियंस या सेकंड हैंड नॉलेज, यानी जो एक प्रकार से जीवनी होती है परोक्ष ज्ञान का परिणाम होती है, या ऐसे बोले कि आत्मकथा जो होती है प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम है, जो खुद व्यक्ति अनुभव करता है वही लिखता है, जबकि जीवनी जो होती है वो किसी से पूछ करके या सेकंड हैंड होती है, या परोक्ष रूप से किसी से जान करके हम जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी किसी से पूछ करके या किसी साहित्यिक पत्रिका में लिखा देख करके हम उसको बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तब किसी के बारे में लिखते हैं। लेकिन आत्मकथा जो होती है हम खुद के बारे में लिखते हैं और खुद जानते हैं, यानी वो प्रत्यक्ष होती है। यानी ऑटोबायोग्राफी इज अ प्रोडक्ट टू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड बायोग्राफी आप सेकंड हैंड नॉलेज, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? बढ़िया उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, व्हाई डिड ऑटोबायोग्राफी हाउ मतलब व्हाई डिड ऑटोबायोग्राफी टर्न फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव, यानी कि प्रश्न आपसे कर रहा है कि आत्मकथा जो है आत्मकथा वस्तुनिष्ठ से व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्तिपरक क्यों हो गई, ठीक है? जो ऑटोबायोग्राफी थी आत्मकथा, वो एक प्रकार से जो है पहले ऑब्जेक्टिव थी अब सब्जेक्टिव क्यों हो गई, प्रश्न ये पूछा गया जा रहा है। देखिए, द ऑटोबायोग्राफी बिगन एज अ नरेटिव ऑफ इवेंट, यानी आत्मकथा की शुरुआत जो हुई वो घटनाओं के वर्णन के रूप में शुरू की गई थी, बट इट वॉज सून रियलाइज्ड दैट टू अचीव इट फुल पर्पस, यानी कि लेकिन जल्द ही यह महसूस किया गया लोगों के द्वारा कि अपने पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसको ऑटोबायोग्राफी को इट शुड बी इंटायरली candid about the another's inner lives as well as his public career, यानी कि
इसके लेखक के आंतरिक जीवन के साथ-साथ उसके सार्वजनिक जीवन के बारे में भी पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा इसका उद्देश्य क्लियर किया गया कि लेखक के पूरे जीवन के बारे में इसमें घटनाएँ शामिल होनी चाहिए, केवल एक घटना के बारे में नहीं। ठीक है? सो इट्स प्रोग्रेस वाज़ फ्रॉम द आउटवर्ड टू द इनवर्ड, यानी कि जो है इसलिए इसकी प्रगति जब हुई, इसका प्रोग्रेस हुआ तो बाह्य से आंतरिक की ओर, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव टू द सब्जेक्टिव, यानी कि और वस्तुनिष्ठ से व्यक्तिपरक की ओर हुआ। चूंकि एक प्रकार से जब शुरुआत में इसको लिखा गया था तो मात्र कुछ ही घटनाओं के लिए लिखा गया था, फिर बाद में इसको एक प्रकार से इंटायरली कर दिया गया, पूरे एक प्रकार से जीवन काल की घटनाओं को एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से लिखना या सिस्टमेटिकल वे में लिखने का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस वजह से ये ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हुई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, आउटवर्ड से इनवर्ड हुई, यानी कि एक प्रकार से बाह्य से मूल आंतरिक हो गई। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, व्हाट जो है डिफिकल्टीज डज अ बायोग्राफर फेस विल राइटिंग आ बायोग्राफी, यानी प्रश्न आपसे कर रहा है कि जो है जीवनी लिखते समय एक जीवनीकार जो होता है उन उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जीवनी लेखन में कठिनाइयाँ होती हैं, आत्मकथा लेखन में कुछ कम कठिनाइयाँ होती हैं। चूंकि अगर आप जीवनी किसी की लिख रहे हैं, बायोग्राफी लिख रहे हैं, ऐसे में आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में एकदम फैक्ट जानकारी होनी चाहिए। अगर फैक्ट जानकारी नहीं तो फिर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि आत्मकथा तो व्यक्ति जानता है, जो अपनी मर्जी का वो वही जानता है, मतलब कि खुद ही जानता है कि मैं गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ। गलत भी लिखेगा तो भी वो खुद ही जान रहा है कि मैंने गलत लिखा, बाकी सभी लोग जानेंगे कि ये सही चीज़ें लिखी हैं। जबकि जीवनी में क्या होता है, जिसकी जीवनी आप लिख रहे हैं वो जानते हैं, उनके परिवार वाली चीज़ें जानते हैं, और आप लिख रहे हो तो आप उनके बारे में थोड़ा-सा भी मिसप्रिंट या मिस गलत हो, मतलब कि थोड़ा-सा गलत हुआ तो एक प्रकार से दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से एक प्रकार से जीवनी लिखते समय बहुत ही केयरफुली होना पड़ता है। ठीक है? तो वही प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो है कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है एक बायोग्राफ़र को, एक प्रकार से जब वो राइटिंग करता है किसका, बायोग्राफ़ी का। देखें, इट इज़ सिंसियरली पॉसिबल विदिन द कवर्स ऑफ अ बुक कंटेन अ होल लाइफ इन ऑल इट्स फेजेस, यानी कि जो एक प्रकार से जो है जीवनी होती है, किसी पुस्तक के कवर में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को, उसके सभी पहलुओं को, खास करके आपको किसी एक बुक में कवर करना है पूरे के पूरे कैंटियन को, पूरे के पूरे होल लाइफ को, उसके आल फेजेस को, तमाम प्रकार के जो खास करके आल फेजेस में फिजिकल फेजेस हो गए, यानी कि भौतिक चीज़ें हो गई। ठीक है, फिजिकल माने शारीरिक चीज़ें, इंटेलेक्चुअल यानी कि एक प्रकार से बौद्धिक चीज़ें, ठीक है, मोरल नैतिक चीज़ें उसके जीवन के बारे में, एंड थॉट्स यानी जो उसके विचार हैं पर्टिकुलर व्यक्ति के जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, ऑफ द मैन। ठीक है, तो उसके किसी व्यक्ति के बारे में जो है आप क्या करते हैं, उसके संपूर्ण जीवन को, ठीक है, किसी पुस्तक में कवर करने का प्रयास करते हैं, उसके सभी पहलुओं को, खास करके शारीरिक पहलुओं को, बौद्धिक, नैतिक और विचारों, उनके उसके विचारों को आप एक साथ समाहित करना एक प्रकार से संभव हो पाता है, या एक प्रकार से आप करते हैं। द होल कैरेक्टर्स ऑफ अ मैन इज टू वाइड टू हैव अ प्लेस इन अ बायोग्राफी, यानी एक प्रकार से किसी व्यक्ति का संपूर्ण चरित्र, ठीक है, द होल कैरेक्टर्स ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति का संपूर्ण चरित्र इज टू वाइड, यानी कि एक प्रकार से क्या करता है, किसी व्यक्ति का चरित्र इतना व्यापक होता है, बड़ा होता है कि उसे जीवनी में जगह नहीं मिल पाती। कभी-कभी कुछ घटनाएँ छूट भी जाती हैं, तो कौन-सी घटनाएँ छोड़नी है, कौन-सी घटनाएँ नहीं छोड़नी है, इसका भी एक प्रश्न, एक प्रकार चिन्ह खड़ा होता है। ऐसे में एक प्रकार से एक लेखक को जीवनी लिखते समय बहुत ही सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एंड ऑटोबायोग्राफी एंड अ मेमोर, यानी कि मेमोर मतलब होता है संस्मरण। ठीक है, तो आत्मकथा अ, के बारे में प्रश्न कर रहा है कि आत्मकथा और संस्मरण के बीच में मुख्य अंतर क्या है, इसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, ऑटोबायोग्राफी आर अ प्लेट फॉर फ्रॉम फॉर वेल नोन नोन इंडिविजुअल टू सेन द पोएट्स ऑफ दियर लिव्स लाइव्स इन दियर ओन वर्ड्स, यानी कि एक प्रकार से कहने का मतलब ये है कि आत्मकथा जो होता है प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए अपने जीवन के जो अनुभव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको अपने शब्दों में ही व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। पोएट्स ऑफ दियर लाइव्स इन दियर ओन वर्ड्स, यानी अपने वर्डों में ही, इंडिविजुअल टू सेन यानी अपने ही बारे में, अपने ही जीवन के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है। जबकि मेमोरीज जो होती, मेमोरीज आर अ फॉर्मेट इन विच राइटर्स यूज दियर लाइफ एक्सपीरियंस in service of a larger
थीम ऑफ आइडियाज, यानी कि जो संस्मरण होता है एक ऐसा प्रारूप होता है, मेमोरीज आर फॉर्मेट इन व्हिच राइटर्स, मतलब कि एक ऐसा प्रारूप होता है जिसमें लेखक अपने जीवन के अनुभव को एक बड़े विषय या विचार की सेवा में उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी विचार के उदाहरण के रूप में लिख देते हैं, या कोई एक घटना जो उनको याद रह जाती है उसको लिखते हैं। ठीक है, सारी घटनाओं को नहीं लिखते हैं। तो आत्मकथा में उन सारी घटनाओं को लिखा जाता है, लेकिन एक प्रकार से कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो लगातार उसके हृदय को एक प्रकार से लगातार उसके दिमाग में बैठी हुई हैं, उन घटनाओं को मेमोर के तौर पर लिखा जाता है, या एक प्रकार से मेमोरीज के तौर पर लिखा जाता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से उसको संस्मरण के तौर पर लिखा जाता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ बायोग्राफिकल इम्पल्स, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बायोग्राफिकल इम्पल्स जो एक प्रकार से क्या है, यानी कि जो प्रश्न क्या पूछा गया है कि जीवनी आवेग जो होता है उसका आधार क्या है। ठीक है, बायोग्राफिकल इम्पल्स का बेसिस क्या है, आधार क्या है। तो द बेसिस ऑफ बायोग्राफिकल इम्पल्स इज मैन्स अब्सॉर्बिंग इंटरेस्ट इन मैन, यानी कि जो जीवनी या एक बायोग्राफिकल इम्पल्स होता है, ये क्या होता है। ठीक है, बायोग्राफिकल इम्पल्स जो होता है इसका आधार मनुष्य में गहरी रुचि होती है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में कितनी गहरी रुचि ले रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही बायोग्राफिकल इम्पल्स होता है जो किसी व्यक्ति के गहरे रुचि में एक प्रकार से भूमिका निभाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, हु यूज द टर्म बायोग्राफी फर्स्ट, यानी बायोग्राफी प्रश्न आपसे कर रहा है कि बायोग्राफी जो टर्म है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा रहा जीवनी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ड्राइडन इन 1683 यूज द टर्म बायोग्राफी फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि ड्राइडन महोदय ने 1683 ईस्वी में सबसे पहले बायोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ही डिफाइंड इट एज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ्स, यानी उन्होंने एक प्रकार से इसको व्याख्यायित किया, डिस्क्राइब किया। ठीक है, इस मतलब उन्होंने क्या परिभाषित किया, उन्होंने कहा किसी विशेष व्यक्ति के जीवन का इतिहास होता है। द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ, यानी किसी विशेष व्यक्ति के जीवन का इतिहास होता है जीवनी। ठीक है, ये किसने बताया, ड्राइडन महोदय ने 1683 ईस्वी में जीवनी की परिभाषा इस तरीके से दी, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रश्न है, हाउ डज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन बायोग्राफी, यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जीवनी को कैसे परिभाषित किया गया है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस बायोग्राफी एज हिस्ट्री ऑफ द लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज ब्रांच ऑफ लिटरेचर, यानी एक प्रकार से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो है जीवनी को क्या कहा गया है, जीवनी को कहा गया हिस्ट्री ऑफ द लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर, यानी एक प्रकार से क्या कहा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि साहित्य की एक शाखा के रूप में व्यक्तिगत पुरुषों के जीवन का इतिहास एक प्रकार से होता है जीवनी, इसके रूप में परिभाषित किया गया है एक ब्रांच ऑफ लिटरेचर के रूप में। ठीक है, एक इंडिविजुअल मैन के जीवन की घटनाओं के बारे में, उसके इतिहास के बारे में लिखा जाता है जीवनी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, नेम एनी टू इम्पोर्टेंट पीरियोडिकल्स, यानी कि किन्हीं दो पीरियोडिकल्स माने होता है पत्रिकाएं। प्रश्न आपसे कह रहा है किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम लिखें। ठीक है, किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम लिखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल्स जो हों। ठीक है, किन्हीं दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के नाम लिखें, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक प्रकार से पहली पत्रिका आप लिख सकते हो द स्पेक्टेटर, यानी कि जो है द स्पेक्टेटर मतलब होता है दर्शक, और द आइडलर। ठीक है, द आइडलर और द स्पेक्टेटर, ये दो एक प्रकार से जो है पत्रिकाएं हैं जो कि इंग्लिश की बड़ी फेमस पत्रिकाओं में से आती हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा भाई, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट इज रिज्यूम, रिज्यूम क्या है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा रिज्यूम क्या है भाई। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, रिज्यूम के बारे में बताइएगा। व्हाट इज रिज्यूम।
रिज्यूम क्या है? व्हाट इज रिज्यूम? A resume is a formal document that a job employee creates to itemize their qualification for a position। यानी कि बायोडाटा जो होता है उसी को रिज्यूम कहते हैं। तो एक प्रकार का एक औपचारिक दस्तावेज होता है, एक मतलब एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है दैट अ जॉब जो है अप्लाइंट, यानी कि एक प्रकार से जिसे नौकरी या आवेदक अपने जो एक प्रकार मतलब नौकरी के लिए आवेदन कर किया जाता है। एक आवेदक जो होता है अपने अनुभव को एक लिखता है, सूचीबद्ध करता है और उसको एक प्रकार से नौकरी के लिए किसी पद के लिए एक प्रकार से अपनी योग्यताओं को उसमें लिखता है। क्वालिफिकेशंस फॉर अ पोजीशन, एक पोजीशन के लिए अपनी क्वालिफिकेशन बताता है कि इस पोजीशन के लायक हमारी जो है एक प्रकार से क्वालिफिकेशन है और मुझे एक प्रकार से नौकरी चाहिए। इसके लिए एक प्रकार से नौकरी में जाने के लिए ये एक प्रकार से किया जाता है। ठीक है। अ रिज्यूम इज यूजली जो है एकोम्पेंज, यानी कि रिज्यूम जो होता है बेसिकली रिज्यूम के साथ आमतौर पर एक कस्टमाइज्ड कवर लेटर होता है। आ रिज्यूम यूजली जो है मतलब कि accompanied by a customized cover letter, यानी एक कवर लेटर होता है in which the applicant express an interest in a specific स्पेसिफिक जॉब, यानी कि जो एक प्रकार से व्यक्ति होता है वो एक प्रकार से आवेदक किसी खास नौकरी या किसी कंपनी में अपनी इंटरेस्ट अपनी रुचि व्यक्त करता है कि हमको इस कंपनी में एक प्रकार से जॉब लेनी है। ठीक है। और कंपनी एंड draws attention to the most relevant specific on the resume, यानी एक प्रकार से वह रिज्यूम पर सबसे प्रासंगिक विवरणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि हमने ये किया है, हमारे अंदर ये क्वालिटी है, हमारी एबिलिटी ये है, हमारी योग्यता ये है, वो एक प्रकार से उसको बताता है एक रिज्यूम में। ठीक है। अपने जीवन से रिलेटेड तमाम प्रकार के जो उसके अनुभव हैं उसके एक प्रकार से जो उसने किया है, ठीक है, वो सब उसमें रहता है। तो रिज्यूम ये होता है। 2022 में एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा जा सकता है परीक्षा में। प्रश्न है, चूंकि आपको पढ़ना क्या है, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, तो राइटिंग स्किल्स में रिज्यूम लेखन के बारे में ही प्रश्न आता है। ठीक है। आगे आगे देखेंगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है। प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोफेशन प्रोफेशन फॉर वुमेन वुमेन, यानी एक प्रकार से महिलाओं के लिए पेशे का विषय क्या है या उनका प्रोफेशन क्या है महिलाओं के लिए। प्रोफेशंस फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए एक प्रकार से प्रोफेशंस की बात की जाए तो इसको लेकर के एक पुस्तक लिखी गई है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। वर्जीनिया वुल्फ एक महिला एक प्रकार से मतलब महिलाओं को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए आंदोलनकारी भी रही हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने क्या पुस्तक लिखी, प्रोफेशंस फॉर वुमेन। उसमें महिलाओं को एक प्रकार से जो है एक संदेश स्पोकन बाई प्रोफेशंस फॉर वुमेन स्पोकन बाई वर्जीनिया वुल्फ डिलीवर्स अ मैसेज टू वुमेन, यानी एक मैसेज एक संदेश देना चाहती हैं अपनी पुस्तक प्रोफेशंस फॉर वुमेन के माध्यम से वर्जीनिया वुल्फ। से क्या संदेश देता है वर्जीनिया वुल्फ कि दैट इज नॉट हार्ड टू गेट अ जॉब एंड अर्न पे विदाउट डिस्टर्बिंग डिसरप्टिंग द फैमिली पर्स, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो है परिवार की जेब, फैमिली पर्स, उन्होंने एक प्रकार से संदेश दिया कि परिवार की जेब या फैमिली पर्स और पारिवारिक शांति जो होती है, ठीक है, एंड द फैमिली पीस, यानी पारिवारिक शांति और पारिवारिक पारिवारिक जेब या एक प्रकार से परिवार के खर्चे पानी के लिए एक प्रकार से नुकसान पहुंचाए बिना ही आप परिवार के शांति मतलब परिवार में एक प्रकार से रह भी सकती हैं। परिवार में कोई शांति नहीं होगी, पारिवारिक एक प्रकार से चीज़ों को कोई खतरा भी नहीं होगा, उसको नुकसान पहुंचाए बिना नौकरी पाना और वेतन कमाना कठिन काम होता है, ऐसा वर्जीनिया वुल्फ का मानना है। ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ क्या कहते हैं, वर्जीनिया वुल्फ कहते हैं कि एक प्रकार से संदेश देता है महिलाओं के लिए कि परिवार की जेब और पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचाए बिना नौकरी पाना और वेतन कमाना कठिन काम होता है। ठीक है। अर्न पे जो है बहुत कठिन होता है, एक प्रकार से हार्ड वर्क होता है, एक प्रकार से
मतलब कोई कठिन काम नहीं है अगर आप एक प्रकार से उस लायक हैं तो, ठीक है। यहाँ पर देखें, वुमेन दैट इज नॉट हार्ड टू गेट, यानी कि ज़्यादा कठिन नहीं है पैसा कमाना अगर आप एक प्रकार से चाहें तो, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मतलब विदाउट, मतलब आप बिना एक प्रकार से इसको नुकसान पहुंचाए हुए अपने फैमिली में कुछ शांति भी बनी रहेगी आपकी और सारी चीज़ें रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु रोट पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पोलाइट्स एंड रिलीजन, यानी आपसे कह रहा है कि पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन पुस्तक किसने लिखी है। ये एक पुस्तक का नाम है जिसको किसने लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। कौन सी पुस्तक है भैया, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इस पुस्तक को किसने लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। मतलब कि पुस्तक का नाम है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका हिंदी मतलब होता है राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति, ठीक है। इस पुस्तक का मतलब क्या होता है, राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति पर पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता टू बेंगलोर, यानी कि कलकत्ता से बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है। तो कोलकाता से, सॉरी बालसोर, बालसोर लिखा है यहाँ पर, बेंगलोर बोल दिया, बालसोर, ठीक है। तो कोलकाता से बालसोर की जो डिस्टेंस दूरी है वो 234 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीए, एलसीए का फुल फॉर्म क्या है। तो एलसीए का फुल फॉर्म क्या है भैया, एलसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीए का फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब हल्का लड़ाकू विमान होता है, हिंदी में इसका मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब होता है एलसीए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एलटी जन रमेश घोसला, मतलब खोसला, यानी लेफ्टिनेंट, एलटी मतलब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला कौन है। तो लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला इज अ डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी ऑफ आर्मी, यानी एक प्रकार से वो कौन है भाई, लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला सेना में तोपखाना के महानिदेशक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईपी, बताएं सीईपी का पूरा नाम क्या है। तो सीईपी का पूरा नाम क्या है भैया, सर्कुलर इरर प्रोबेबिलिटी, सर्कुलर इरर प्रोबेबिलिटी एक प्रकार से इसका पूरा नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु वाज रविंद्रनाथ ग्रैंड फादर, यानी रविंद्रनाथ के ग्रैंड फादर कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के एक प्रकार से दादाजी कौन थे, तो उनके दादाजी का नाम था द्वारिकानाथ, वाज वेल नोन फॉर हिज कमांड ऑन अरेबिक एंड पेरिज्म, ही ग्रैंडफादर ऑफ रविंद्रनाथ, यानी द्वारकानाथ अरबी और फारसी पर अपनी अच्छी पकड़ के लिए जाने जाते हैं और रविंद्रनाथ के दादाजी थे वो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, हु आर टू डिफरेंट थिंकर्स इन द 20th सेंचुरी, यानी बताएं 20वीं सदी के दो अलग अलग विचारक कौन थे। तो एक थे रविंद्रनाथ टैगोर एंड महा मोहनदास करमचंद गांधी वर टू लीडिंग थिंकर्स इन द 20th सेंचुरी। रविंद्रनाथ टैगोर और मोहनदास करमचंद गांधी 20वीं शताब्दी के दो अग्रणी विचारकों में नाम इनका लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर बिहार वाज स्टक बाई अ डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक, यानी आपसे कह रहा है कि बिहार में किस वर्ष जो विनाशकारी भूकंप था वो कब आया था। तो जनवरी 1934 में आया था, यानी 1934 में आया था जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर टैगोर्स रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम रास बिहारी बोस, इन मतलब कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो है रास बिहारी बोस जो हैं उनको, मतलब कि रास बिहारी बोस का पत्र कब प्राप्त हुआ रविंद्रनाथ टैगोर को, किस वर्ष। तो इन 1937 ड्यूरिंग द जापानीज वार ऑन चाइना, यानी कि 1937 में चीन पर जापानी युद्ध के दौरान टैगोर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम रास बिहारी बोस, यानी टैगोर को रास बिहारी बोस का एक पत्र मिला, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। प्रश्न है, इन अ फ्यू वर्ड्स राइट अबाउट गीतांजलि, यानी गीतांजलि के बारे में। गीतांजलि जो रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो है इस पर कुछ शब्द लिखें। ठीक है, इस पर कुछ लिखें, इसके बारे में फ्यू वर्ड्स लिखें, गीतांजलि के बारे में कुछ शब्द लिखें। देखिए, द आइडिया ऑफ अ डायरेक्ट, यानी कि ईश्वर के साथ, प्रश्न क्या पूछा गया है, द आइडिया ऑफ अ डायरेक्ट joyful and totally fearless relationship with God can be found in many of Tagore's religious writing, including the poems of गीतांजलि। यानी ईश्वर के साथ सीधे संबंध, आनंदमय और पूरी तरह से निर्भय रिश्ते का विचार टैगोर के कई धार्मिक लेखन में पाया जाता है, जिसमें गीतांजलि की कविताएं भी शामिल है। गीतांजलि जो है बड़ी फेमस ग्रंथ है, जिसमें एक प्रकार से टैगोर की तमाम प्रकार, टैगोर वैसे रिलीजियस जो है मुद्दों पर राइटिंग करते रहे हैं, यानी कि धार्मिक मुद्दों पर इन्होंने लिखा है, जिनमें गीतांजलि में भी जो तमाम रचनाएं संकलित है, उसमें भी एक प्रकार से ऐसे तमाम रचनाएं या तमाम कविताएं आपको मिल जाएंगी जो सीधे जो है ईश्वर के साथ आनंदमय और पूरी तरह से निर्भय रिश्ते के बारे में विचार व्यक्त करते हैं। गीतांजलि में भी यही चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, कमेंट ऑन द नरेटर ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो आर के नारायण की रचना है, आर के नारायण की रचना है बनियान ट्री। ठीक है, अंडर द बनियान ट्री, इसके कथानक पर टिप्पणी करें, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आर के नारायण हैज लॉन्ग बीन एडमायर्ड एज अ नरेटिव ऑब्जर्वर ऑफ साउथर्न इंडिया एंड अ क्राफ्टिसिज्म क्राफ्ट्समैन ऑफ फिक्शन इन इंग्लिश। यानी कि आर के नारायण को लंबे समय से दक्षिण भारत के मूल निवासी और अंग्रेजी में कथा साहित्य के शिल्पकार के रूप में सराहा जाता है। इनका नाम अग्रगण्य माना जाता है। इन मोर देन 200 शॉर्ट स्टोरीज एंड ट्रेबल नॉवेल, यानी कि इन्होंने लगभग 200 से अधिक छोटी कथाएं या लघु कहानियां लिखी और 12 उपन्यासों की रचना भी करी है। ठीक है, 12 नॉवेल्स यानी 12 उपन्यास लिखे। नारायण हैज पॉपुलेटेड द फिक्शनल सिटी ऑफ मालगुडी एंड द सराउंडिंग रीजन विथ अ इमेंस वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स। यानी जो आर के नारायण है, 200 से अधिक तो छोटी कथाएं लिखी, 12 उपन्यासों की रचना करी, और आर के नारायण ने काल्पनिक शहर मालगुडी और उसके आसपास के क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के पात्रों से भर दिया। इसके अलावा अंडर द बनियान ट्री की अगर बात की जाए तो मोस्ट रिव्यूअर्स ऑफ अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरीज कमेंट ऑन द रेंज ऑफ सोशल क्लास अबाउट विच नारायण राइट्स। यानी जो ये थे, इन्होंने अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरीज के अधिकांश समीक्षक सामाजिक वर्गों की श्रेणी पर टिप्पणी करते हैं। फ्रॉम बेगर्स टू रिच मर्चेंट एंड ही कॉन्विंस कॉन्सिन मतलब कि कॉन्विंसिंगली पोर्ट्रेज ऑल एजेस। यानी जो ये हैं, इन्होंने एक प्रकार से आप देखेंगे भिखारियों से लेकर के अमीर व्यापारियों तक के बारे में लिखा, छोटे लड़कों से लेकर के बूढ़ों तक के सभी उम्र के लोगों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से चित्रित करने का काम किया। ठीक है, एंड ही फ्रॉम स्मॉल बॉयज टू ओल्ड मैन हिज ओनली लिमिटेशन फ्रेप्स सेल्फ इम्पोज्ड। यानी कि उन्होंने एक प्रकार से उसकी एकमात्र सीमा शायद स्वयं द्वारा लगाई गई महिलाओं के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। कुल मिलाकर के आप देखें, एक्सपीरियंस ऑफ फीमेल पॉइंट्स ऑफ व्यू, कुल मिलाकर के बड़ी जबरदस्त रचना है। तो यही सब इसमें एक प्रकार से पूरा एक जो है बूढ़े से लेकर के एक युवा अवस्था के बच्चे या बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, ठीक है, इन सभी पर एक प्रकार से अपनी लेखनी चलाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्लेस होल्डर। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि जो है प्लेस होल्डर से आप क्या समझते हैं। द एरियाज इनक्लोज्ड बाई द डॉटेड बॉर्डर्स ऑन द साइड्स आर कॉल्ड
प्लेस होल्डर्स, यानी कि स्लाइड पर बिंदीदार बॉर्डर से घिरे क्षेत्रों को प्लेस होल्डर कहा जाता है। सिंपली यू कैन से, यानी साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं, दैट प्लेस होल्डर इज द इनक्लोज्ड एरियाज ऑन द स्लाइड। यानी कि साधारण शब्दों में अगर कहें, सरल शब्दों में, तो प्लेस होल्डर स्लाइड पर घिरे हुए चित्र होते, सॉरी घिरे हुए क्षेत्र होते हैं जो स्लाइड पर घिरे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब एक जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उपयोगी होता है स्लाइड वगैरह। एक स्लाइड क्या होता है? स्लाइड जैसे कि एक जो पीपीटी होती है, पीपीटी का एक पेज एक स्लाइड होता है, या ये जैसे जो इतना स्क्रीन पर दिख रहा होता है, ये ही एक स्लाइड है। ठीक है, अब इसको अगर बदल दे दूसरी स्लाइड हो जाएगी। प्रश्न है अब अगला, व्हाट इंटेंशन इज यूज्ड टू सेव द पावर पॉइंट फाइल। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए या सहेजने के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? व्हाट एक्सटेंशन यूज द सेव द पावर पॉइंट फाइल? तो पावर पॉइंट यूज पीपीटी एक्सटेंशन टू सेव द प्रेजेंटेशन फाइल, यानी कि एक आपको जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, फाइल को सेव करने के लिए पीपीटी एक्सटेंशन का उपयोग करना पड़ता है, करना होता है। पीपीटी इज आल्सो एन एक्रोयम फॉर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी जो पीपीटी होता है एक्सटेंशन उपयोग करता है, और पीपीटी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक छोटा रूप होता है। पीपीटी का शॉर्ट फॉर्म होता, मतलब पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इट मींस दैट पीपल यूजुअली कॉल द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज पीपीटी, यानी कि इसलिए साधारण शब्दों में इसका मतलब आमतौर पर लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलते हैं, या पीपीटी का फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डज द पावर पॉइंट इन्वायरमेंट कंटेन, यानी आपसे कह रहा है कि पावर पॉइंट मतलब कि पावर पॉइंट जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो पावर पॉइंट इन्वायरमेंट यूजली कंटेन्स द क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि इसमें पावर पॉइंट इन्वायरमेंट में आमतौर पर त्वरित पहुंच टूल बार शामिल होता है। इसके अलावा रिबन एट द टॉप, रिबन एट द टॉप मतलब शीर्ष पर जो रिबन होता है वो। इसके अलावा स्लाइड्स टैब एट द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि आपको दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए स्लाइड को बदलने के लिए एक बटन होती है, वो शामिल होती है। और इसके अलावा स्क्रोल बार एट द राइट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि आपको एक प्रकार से राइट में या आपको दाईं तरफ एक बटन भी होती है। ठीक है, जो एक प्रकार से आपको मतलब स्क्रीन के दाईं ओर स्क्रॉल बार होता है जिसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा जूम कंट्रोल एंड स्लाइड, यानी जूम करके आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। जूम नियंत्रण भी होता है, आप इसको ऐसे ये, या मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ, ये जूम कर दिया या हटा दिया। ठीक है, इसको मैं ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, ये भी एक प्रकार से ये सब टूल बार है ये सब। ठीक है, इसके अलावा स्लाइड दृश्य भी होता है जो आपको दिख रहा है स्लाइड पर, इसको घटा दे तो यहाँ पर, आगे बढ़ा दे तो ये इस तरीके से। तो इसको पेज, एक पेज, अब ये स्लाइड क्या है आपकी, जैसे एक पेज यहाँ पर है, अब ये पेज छोटा सा जो पेज अगर इसको कर दे तो ये एक प्रकार से यहाँ पर एक स्लाइड के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, ये पावर पॉइंट का एक स्लाइड है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यही होता है इसका। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है भैया, क्या प्रश्न आ चुका है, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी आपसे कह रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर क्या है। ठीक है, इंस्पेक्टर क्या है? तो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर इज एन इसेंशियल टूल्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक टूल होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, यानी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक आवश्यक टूल होता है, एमएस पावर पॉइंट का एक टूल होता है। ठीक है, इट रिमूव्स it removes certain hidden properties from the document that might be added automatically to the file, यानी यह क्या करता है, यह डॉक्यूमेंट में कुछ छिपी हुई जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, उसको हटाता है, जो फाइल में आप जुड़ जाती हैं उनको एक प्रकार से हटाने का काम करता है। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंस्पेक्टर होता है, ये जो अपने आप जुड़ जाती चीज़ें उसको हटाने का काम करता है। ठीक है, इन द व्हिच वर्जन, अगला क्वेश्चन है, इन द व्हिच वर्जन लाइव्स प्रेजेंटेशन एडेड इन एमएस पावर पॉइंट, यानी आपसे कह रहा है कि जो है एमएस पावर पॉइंट में लाइव प्रेजेंटेशन किस संस्करण में जोड़ा गया।
तो माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस्ड द लाइव प्रेजेंटेशन फीचर इन MS माइक्रोसॉफ्ट 2013 यानी कि 2013 में, यानी कि 2000 माइक्रोसॉफ्ट में MS पावर पॉइंट 2013 में लाइव प्रेजेंटेशन सुविधा की घोषणा करी गई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। चलें, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ तो बताना मैं भूल गया, अगर मान लेते हैं आपको इसका PDF चाहिए या एक प्रकार से इस लेक्चर का PDF चाहिए, या अगर आप अंग्रेजी साहित्य और भी वीडियोस के PDF चाहिए, ठीक है, या लेक्चर्स आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, अंग्रेजी के, संस्कृत के, हिंदी के, ठीक है, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, सभी का PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो ठीक है, कोर्स में ज्वाइन होना पड़ेगा। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सभी का बन चुका है, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप सभी को जुड़ना चाहिए। बहुत ही एक प्रकार से विधिवत तरीके से वहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। 91 61 93 60 62 पर SMS करेंगे, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। जो इससे पहले मॉडल पेपर की क्लास हुई थी अंग्रेजी की, उसकी भी PDF मिल जाएगी, इसकी भी PDF मिल जाएगी, सिलेबस की PDF मिलेगी, और भी जो आगे क्लासेस होंगी, और भी क्लासेस होंगी इंग्लिश की, उनकी भी PDF मैं आपको सेंड करने का प्रयास करूंगा। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62 पर। मात्र 100 रुपीज़ में ही कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट, इसी 100 रुपये में ही सभी सब्जेक्ट जो BA के प्रथम वर्ष के हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में फटाफट से SMS करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको अंग्रेजी की भी बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, और हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको उसमें मिलती रहेंगी। उसके PDF नोट्स और जो वीडियो लेक्चर होंगे, लाइव क्लासेस, ये सब आपको मिलती रहेंगी, और भी क्लासेस आपकी आती रहेंगी, वो सब क्लासेस आपको उसी ग्रुप में मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर, मात्र 100 रुपये का खर्चा लगेगा। 91 61 93 60 62 पर SMS करके आपको ज्वाइन हो जाना है। अपना नाम बता देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं उसको बता देना है। साथ ही साथ में आपका फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो आपके प्रथम सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में, यानी अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में शामिल है, उसकी भी तैयारी आपको विधिवत तरीके से करवा दी जाएगी। तो फटाफट से SMS करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, व्हाट इज श्री अरबिंदो फिलोसॉफी, यानी अरबिंदो का दर्शन क्या है। श्री अरबिंदो फिलोसॉफी इज बेस्ड एन इंटेग्रलिज्म, यानी कि इनका जो एक प्रकार से दर्शन है एकात्मवाद पर आधारित है। इट इज द सिंथेसिस ऑफ आइडियलिज्म, यानी यह आदर्शवाद, आइडियलिज्म, रियलिज्म यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारिकता या व्यवहारवाद, इस स्पिरिचुअलिज्म यानी कि एक प्रकार से अध्यात्मवाद, ये सब एक प्रकार से इनसे रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू हिम योगा ट्रांसफॉर्म्स द ह्यूमन काइंड, यानी एक प्रकार से उनके अनुसार, अरबिंदो के अनुसार, योगा मानव जाति और इसके अलावा लाइफ एंड बॉडी टू सुपरमैन, यानी जो एक प्रकार से योग होता है मानव जाति, जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है अगर आप योगा करेंगे तो। होल सम आर इंटीग्रल डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा, यानी अगर आप योग का अभ्यास करेंगे, ठीक है, तो शरीर को सुपरमैन तो बना ही देगा, इसके साथ योग के अभ्यास से संपूर्ण विकास आपका संभव होता है। आपके व्यक्तित्व का एक प्रकार से संपूर्ण विकास होता है, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार का विकास योग के द्वारा होता है। तो बेसिकली श्री अरबिंदो योग दर्शन पर आधारित है, और इंटीग्रलिज्म की बात करते हैं, एकात्मवाद की बात करते हैं, जिसमें एक प्रकार से आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद और अध्यात्मवाद सभी के गुण विद्यमान है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। व्हाट आर व्यूज ऑफ श्री अरबिंदो इन हिज वर्क, यानी कि श्री अरबिंदो या श्री अरविंद के या अरविंद घोष के कार्यों के बारे में आपके क्या विचार हैं। ठीक है, ही फोकस्ड ऑन द डिवाइन डिस्टिनी ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि उन्होंने मानव जाति के दिव्य भाग्य, ह्यूमन काइंड के डिस्टिनी के बारे में, यूनिफिक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी मानव प्रजाति या मानव जाति के एकीकरण के बारे में, द स्पिरिट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की भावना और महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीजें करी हैं, लिखी हैं। इस वजह से एक प्रकार से ये बड़े फेमस रहे हैं।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन लैंग्वेज एंड डिक्शन यूज्ड इन श्री अरबिंदोज पोएट्री। यानी आपसे कह रहा है प्रश्न कि श्री अरविंद की कविता में जो भाषा प्रयोग की गई है और जो शैली प्रयोग की गई उसके बारे में बताएं। यूज्ड श्री अरबिंदोज पोएट्री, एक्सप्लेन द लैंग्वेज एंड डिक्शन, यानी डिक्शन माने शैली, लैंग्वेज माने भाषा, भाषा और शैली इनकी पोएट्री में कौन से मतलब कैसे प्रयोग किए गए हैं उस पर टिप्पणी करें। ठीक है, देखिए श्री अरबिंदो की भाषा जो है उनके बारे में अगर बात की है तो अरबिंदो acquired a complete mastery over that difficult language, यानी एक प्रकार से अरबिंदो ने उस कठिन भाषा पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। कौन सी भाषा पर? His diction is early poetry is highly suggestive, expensive and even picturesque, यानी कि इन्होंने अरबिंदो ने क्या किया था, अरबिंदो ने शुरुआती कविताओं में उनका उच्चारण जो रहा वो अत्यधिक विचारोत्तेजक था, अभिव्यंजक था और यहाँ तक कि सुरम्य भी था। बहुत जबरदस्त तरीके से वो अपनी शैली का प्रयोग, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। दे आर लाइक पेंटिंग्स इन विच द पर्टिकुलर लाइट्स इज पेंटेड विथ रिमार्केबल एंड फ्लूलेस प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, यानी कि इन्होंने चित्रों मतलब ये एक प्रकार से वे चित्रों की तरह जिसमें विशेष प्रकाश को लेखनीय और दोष रहित परिशुद्धता और सटीकता के साथ चित्रित करने का काम इन्होंने किया है। जिस तरीके से अरबिंदो की अगर बात की तो अरबिंदो बिलीव्ड इन ओवर हेड सोर्सेस ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि वो जो श्री अरबिंदो हैं इनकी अगर बात की जाए तो प्रेरणा के ऊपरी स्रोतों में विश्वास करते थे। आंतरिक स्रोत नहीं, प्रेरणा का जो मोटिवेशन का स्रोत है बाहरी स्रोतों पर विश्वास करते थे। एंड दिस ओवरहेड इंस्पायरेशन इज जो है सस्टेन्ड एंड ऑल परवेसिव इन सावित्री एंड कल्मिनेशन ऑफ हिज लाइफ वर्क, यानी श्री अरबिंदो जो हैं ये मोटिवेशन के उनके जीवन कार्य की जो परिणति है सावित्री, परिणति मतलब उनकी जो पत्नी थी सावित्री उसमें निरंतर और सर्वव्यापी हैं। वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अपनी पत्नी के बारे में भी लिखते हैं। उनके जो है तो कहीं ना कहीं पे अरबिंदो की एक प्रकार से भाषा और शैली उनकी बड़ी जबरदस्त रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सब जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टैगोर्स पोएट ऑफ नेचर, यानी कि टैगोर जो है टैगोर को प्रकृति के कवि के रूप में जो है देखते हुए एक टिप्पणी करें उनके ऊपर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति के रूप में या प्रकृति के एक अच्छे कवि के रूप में उन पर टिप्पणी करें। टैगोर वाज ग्रेट पोएट ऑफ नेचर, यानी टैगोर जो है एक प्रकृति के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स नेचर ऑफ रोमांटिक, यानी प्रकृति के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो रोमांटिक था। ही मतलब पैशनेटली लव्स वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर एंड नेचर, यानी कि वह एक प्रकार से प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं से बेहद प्यार करते थे। और एंड पिक्चरियस क्वेली डिस्क्राइब देम, और उसको एक प्रकार से बहुत ही जबरदस्त चित्रात्मक वे में होकर के उसको एक प्रकार से उसको दिखाते भी थे, यानी कि उनका कामुक और सुंदर वर्णन भी करते थे। द साइट ऑफ फ्लावर्स, ट्रीज, हनी बीज, यानी वो एक प्रकार से फूल, पेड़, मधुमक्खियाँ, इसके अलावा ट्रोन्स कांटे, क्लाउड्स बादल, ठीक है, डार्क नाइट यानी अंधेरी रात, द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड यानी चिड़ियों का गुनगुनाना, पक्षियों के गीत, ठीक है, द फीलिंग्स ऑफ द पिक्चर मतलब पिक्चर, यानी फव्वारे पर घड़े का भरना या कुएं पर घड़े का भरना, एट द फाउंटेन, द मतलब जो फव्वारे होते हैं उस पर एक प्रकार से किस तरीके से घड़े भर रहे हैं वो सब, द फेडिंग फ्लावर्स, यानी सुगंध और मतलब की जो ध्वनियाँ मतलब की जो ध्वनियाँ हैं खास करके जो सुगंध हैं प्रकृति के रंग जो हैं उन सभी पर एक प्रकार से इन्होंने चीज़ों को लिखा। फूलों की महक पर उन्होंने एक प्रकार से लिखा, उन्होंने इनको ये सब मोहित करती थी। ठीक है, अ ग्लेड बर्ड ऑन द फ्लाइट अक्रॉस द सी, यानी एक समुद्र पार अपनी लड़ाई पर एक खुशी पंछी, और प्रकृति के रंग ध्वनियाँ, ठीक है, एंड द
कलर्स एंड साउंड्स एंड द जो है स्कैंट ऑफ नेचर फैसिनेट हिम इंटॉक्सिसेट हिम विथ बाउंडलेस जॉय। यानी आप देखेंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने प्रकृति के रंग के बारे में, प्रकृति की ध्वनियाँ जो उनके हैं उनको मोहित करती हैं इनको, और उन्हें असीम आनंद से भर देती हैं। इस वजह से ये अपनी लेखनी को रोक नहीं पाते, और इन सभी प्रकृति के सुरम्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। अच्छे तरीके से उन्होंने प्रकृति के बारे में लिखा। ठीक है, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर? आगे देखते हैं अगला। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और मतलब कि अगला क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन टैगोर्स रोमांटिसिज्म। यानी टैगोर के रोमानियत या जो रोमांटिसिज्म है इस पर प्रकाश डालें, एक टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो टैगोर्स रोमांटिसिज्म फाइंड एक्सपीरियंस एक्सप्रेशंस इन हिज फीलिंग्स ऑफ अवे एंड वंडर अ क्रिएशन। यानी टैगोर की रोमांटिकता सृष्टि के प्रति विस्मय और आश्चर्य की भावना, लव ऑफ गॉड एंड नेचर, ईश्वर के और प्रकृति के प्रति प्रेम, ग्लोरिफिकेशन यानी बचपन, मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन का प्रेम। ठीक है, बचपन के प्रति प्रेम, और इसके अलावा ह्यूमैनिटी यानी मानवता का महिमा मंडन इन्होंने किया। कंडेमनेशन ऑफ मटेरियलिज्म यानी भौतिकतावाद, मतलब कि आप देखेंगे कि भौतिकतावाद की निंदा करी। लव ऑफ सिंपलिसिटी यानी सादगी के प्रति प्रेम भी दिखाया। सब्लिमेशन ऑफ कॉमन प्लेस यानी जो एक प्रकार से सामान्य स्थान है उसका उदात्तीकरण किया। छोटे छोटे स्थानों को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके बताया। इसके अलावा रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक कल्पना के बारे में चीज़ें बताई। इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस यानी संवेदनाओं की तीव्रता, भावनाओं और संवेदनाओं की तीव्रता पर उन्होंने काम किया। एंड हाईली सजेस्टिव एंड पिक्चर्स क्यू इमेजनरी यानी एक प्रकार से उन्होंने जो है अत्यधिक विचारोत्तेजक और सुरम्य कल्पना में अभिव्यक्त किया है अपने रोमांटिसिज्म को। These characteristics of Tagore's romantic poetry are beautifully put together is in गीतांजलि। यानी कि टैगोर की रोमांटिक कविता की ये विशेषताएं गीतांजलि में आपको खूबसूरती से के साथ दिख जाएंगी, मिल जाएंगी, खूबसूरती के साथ समाहित हैं। गीतांजलि की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आपको प्रकृति के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, और जो रोमांटिसिज्म के रूप में या रोमांटिक कवि के रूप में जाने जाते हैं टैगोर, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा कि रोमांटिकता कितनी है, जिसमें लव ऑफ सिंपलिसिटी, सबलाइमेशन ऑफ कॉमन प्लेसेस, रोमांटिक इमेजिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड हाईली सजेस्टिव एंड पिक्चर्स क्यू इमेजिनरी। ठीक है, लव ऑफ गॉड ऑफ एंड नेचर, ग्लोरिफिकेशन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ह्यूमैनिटी। तो इन सभी के बारे में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, गीतांजलि की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपके लिए मेहनत करके पढ़ाया थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी और भी जो क्लासेस आएंगी उसमें और अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं और भी आपके लिए लाऊंगा अंग्रेजी की। ठीक है, आपको कोर्स लेना है तो कोर्स में ज्वाइन होने के लिए 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करें। केवल इंग्लिश का ही कोर्स नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट के कोर्स की व्यवस्था करी गई है, और मात्र 100 रुपये में आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ करके आपको पीडीएफ वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा और क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, और कुछ क्लासेस जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी वो भी आपको जा करके वहाँ पर मिलेंगी। तो ऐसे में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। इसके अलावा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की भी क्लास होगी। नंबर आप नोट कर लीजिएगा 91 61 93 60 62।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएमएस करना है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का नाम आप लिख दीजिएगा कि हमको ये सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए। मतलब सारे सब्जेक्ट का कोर्स मात्र ₹100 में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फटाफट से एसएमएस करके आप कोर्स ज्वाइन कर लें। बहुत ही एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और बहुत ही बेनिफिट्स होगा। तो ये पूरा का पूरा सेमेस्टर जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी प्रथम सेमेस्टर की, तब तक आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर की जब क्लासेस आएँगी, उसके लिए एक प्रकार से आपको बता दिया जाएगा तुरंत, ठीक है? तो आप बहुत ही बारीकी के साथ पीडीएफ नोट्स के साथ आप पढ़ पाएँगे अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो। इसके अलावा इंग्लिश का मॉडल पेपर मैंने और दे दिया था इससे पहले इसी चैनल पर, को-करिकुलर मास्टर चैनल पर ही आपने देखा होगा इस वीडियो को भी। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है इस चैनल पर, वैसे नए-नए अभी आए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ आपको दी जाएँगी और साथ ही साथ को-करिकुलर की वीडियोज़ आपको भी यहाँ पर मिलेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है? और कमेंट करके बताएँ कि अगर आपको इंग्लिश जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं और भी वीडियोज़ इंग्लिश की बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? कोशिश करूँगा आपको इंग्लिश भी पढ़ाने की। मैं इंग्लिश का कोई मास्टर नहीं हूँ, ना इंग्लिश में जानता हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के प्यार ने मुझे एक प्रकार से मजबूर किया इंग्लिश पढ़ने पर, तो मैं पढ़ करके आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए, अगर नहीं अच्छा लगता तो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, गुरुजी अच्छा नहीं लगा, तो मैं एक प्रकार से इंग्लिश आपके लिए नहीं पढ़ाऊँगा। हालाँकि अगर आप कहेंगे कि अच्छा लग रहा है गुरुजी, तो मैं आगे कंटिन्यू कर दूँगा क्लास, ठीक है? धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।